हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 39। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ की मदद से शुआन अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर पाई, लेकिन तभी वहाँ पर चान टाओइज्म का रेंडिंग पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि यूजिन किंगडम के सभी लोगों को मरना होगा क्योंकि यहाँ के राजा ने एलिक्सर्स का यूज करके अपने एजिंग को डिले किया है, जो कि कुदरत के कानूनों के खिलाफ है। मगर रेंडिंग का रियल टारगेट था हुआ यूमिंग, और ये बात चांगशाओ भी समझ जाता है। तो वो रेंडिंग को कन्विंस करने की कोशिश करने लगा कि उसने यूजिन किंगडम पर अटैक नहीं करना चाहिए। हालांकि रेंडिंग उसकी एक नहीं सुनता। तो फाइनली चांगशाओ ने अपने दोस्त कॉन्गशुन को वहाँ पर मदद के लिए बुला लिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले इमॉर्टल्स और डीमंस की जंग हुई, जिसमें ह्यूमन रेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी। ना ही इमॉर्टल्स और ना ही डीमन ने ह्यूमन पर कोई तरस दिखाया। उस वक्त तो ह्यूमंस को पता भी नहीं था कि कल्टीवेशन होता क्या है। उन्हें तो बस आसमान की डीमन और धरती पर रहने वाले इमॉर्टल से बचना था। तो इंसानों ने अंडरग्राउंड रहने का फैसला किया, और उस वक्त तो डीमन कोर्ट को हेवन का सपोर्ट था। अगर इंसानों को डीमन से बचना है तो उन्हें हेवन से भी बचना होगा। और अब हम देखते हैं चांगशाओ के वाटर गॉड वाले फॉर्म को, जो कि एक बंदे के साथ किसी अनजान लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। साथ ही हमें एक नरेटिंग वॉइस बताने लगती है कि उस जंग में जितने भी ह्यूमंस ने सरवाइव किया था उन्हें एलाइट ह्यूमन वॉरियर कहा जाता है, जिनका नेतृत्व किया था ब्रदर सुइरेन ने। ब्रदर सुइरेन की आर्मी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने डीमन कोर्ट पर लगे हुए फॉर्मेशन को ब्रेक करके डीमन कोर्ट को सीधा जमीन पर लेके आ गई। उस वक्त ब्रदर सुइरेन को किसी भी कीमत पर डीमंस को हराना था, इसीलिए उन्होंने डार्क मैजिक सीखने का फैसला किया, और इस राह पर कई सारे वॉरियर्स ने उन्हें फॉलो किया। इन हजारों सैनिकों ने ह्यूमन होकर भी डार्कनेस की बात को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके चलते वो एक डीमन में तब्दील हो गए, मगर थे तो वो अभी भी ह्यूमन। और फिर उन्होंने अपनी इसी पावर का यूज करते हुए इमॉर्टल के साथ जंग की। साथ ही उन्होंने डीमन कोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर वो नाव वाला बंदा चांगशाओ से पूछ रहा था कि बताओ वाटर गॉड, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर ऐसी क्या बात हुई जो तुम मदद मांगने हमारे ह्यूमन क्लैन आए हो? तो अब इसका जवाब जानने के लिए हमें 1 घंटा पीछे जाना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्गशुन रेंडिंग का मुकाबला करने आ चुका है। कॉन्गशुन कहता है कि रेंडिंग, तुम तो बस एक मामूली से स्पिरिट कॉफिन की क्राफ्टमैन हो। मैं तो तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में अच्छे से जानता हूँ। एंशिएंट टाइम्स में तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ते थे, तब तुम अपनी कॉफिन लैम्प का यूज करके लोगों को उसमें ट्रैप किया करते थे ताकि तुम उनका खाना छीन पाओ। और आज तुम्हारे जैसे लल्लू को चान टाओइज्म ने अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाया। मानना पड़ेगा तुमने चापलूसी करके काफी अच्छी तरक्की की है। ये सुनकर रेंडिंग के खून में आग लग गई। वो कह रहा था डीमन पीकॉक, अपनी हद में रह के बात कर। रुक, मैं अभी तुझे कैप्चर करके ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जिसके बाद वो अपने रूलर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जो कि सीधे कॉन्गशुन को जकड़ने आगे बढ़ रहा था। तो कॉन्गशुन ने तुरंत ही अपने वेपन को रिलीज करते हुए एक ही सेकंड में रेंडिंग के टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था वाकई तुम्हारी ब्रोकन रूलर तो किसी काम की नहीं। ये सुनकर रेंडिंग सीधे जाकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिसमें कॉन्गशुन रेंडिंग पर भारी पड़ गया, और ये बात रेंडिंग से बिल्कुल भी हजम नहीं होती। इसलिए वो तुरंत ही अपने रूलर की साइज बढ़ाते हुए कॉन्गशुन पर जानलेवा अटैक करना शुरू कर देता है। मगर कॉन्गशुन बेशुमार ताकत का बादशाह है, और ये बात रेंडिंग बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसने तुरंत ही अपने एक खास टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, जिसके चारों ओर रूलर्स थी। उस फॉर्मेशन को देखकर तो सिपाहियों की रूह कांप गई, मगर कॉन्गशुन पर उसका कोई असर नहीं होता। उसने तेवर दिखाते हुए अपने डिवाइन पीकॉक को समन कर लिया, जो कि अपने विंग्स को स्प्रेड करते हुए रेंडिंग को अपना डोमिनेंस शो कर देता है। वेल, इस पीकॉक का नाम था 5 कलर डिवाइन लाइट फेदर। तो कॉन्गशुन उससे कहता है जाओ मेरे बच्चे और उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। तो उस पीकॉक ने सीधे जाकर एक ही सेकंड में उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था, और अब थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। हम देख पाते हैं कि कॉन्गशुन के 5 कलर फेदर रेंडिंग की रूलर को ट्रैप करके अपने साथ लेकर आए हैं। वो कहता है मेरे दोस्त रेंडिंग, तुम्हारी ये ब्रोकन रूलर मेरी हेयर स्टाइल को भी बिगाड़ नहीं सकती, और तुम उसी का यूज करके मुझे मारने चले थे। जिस पर रेंडिंग कहता है कि कॉन्गशुन, तुम्हारी हरकतों से ये पता चल रहा है कि तुम ह्यूमन टाओइज्म का साथ देने वाले हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने ह्यूमन टाओइज्म का साथ दिया तो चान टाओइज्म के दुश्मन बन जाओगे। तो बताओ, क्या तुम हमारे
चान टाओइज्म से दुश्मनी लेने का खतरा उठा पाओगे। मगर इससे पहले कि रेंडिंग अपनी बात पूरी कर पाए, वहाँ पर युन शाओ अपने भाई जाओ गोंगमिंग के साथ पहुँच चुकी थी। वो कहता है ये लो, अब तो यहाँ पर तीनों टाओइज्म जमा हो चुके हैं। इधर जाओ गोंगमिंग कोंगशुन से माफी मांग रहा था। पिछली बार मैंने आपको लड़के और लड़का साथ में बोला था, उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। तो कोंगशुन ने उसे माफ कर दिया। इधर युन शाओ रेंडिंग से कहती कि तुमने अपनी इमॉर्टल पावर का यूज करके मॉर्टल्स पर अत्याचार किए। अगर यहाँ पर हमारे दोस्त कोंगशुन और महान सेंट जुयान का लिटिल डिसाइपल नहीं होता तो शायद तुम्हारे किनकुन रूलर ने यूजिन किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया होता। जिस पर रेंडिंग जवाब देता है कि यूजिन किंगडम को तबाह तो होना ही पड़ेगा। हमारे चान टाओइज्म ने तो बस हेवन की विल को पूरा किया है। हेवन नहीं चाहता कि यूजिन किंगडम एग्जिस्ट करे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम जाई टाओइज्म के ढक्कन यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर युन शाओ जवाब देती कि हेवनली वे ने कई सारे लिविंग बीइंग को अबेंडन किया था, लेकिन हमारा जाई टाओइज्म लोगों को ऐसे ही मरते नहीं देख सकता और आज भी हम यही करेंगे। अगर हेवनली वे इन लोगों को मारना चाहता है तो हम उन्हें बचाएंगे। ये सुनकर तो रेंडिंग को शौक लग जाता है। वो कहने लगा कि तुम हेवन के खिलाफ जाने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो। जिस पर युन शाओ कहने लगी कि वाइस प्रेसिडेंट रेंडिंग, जरा मुझे ये बताओ कि हेवनली वे का जन्म कैसे हुआ। तो अब यहाँ पर हमें हेवनली वे के ओरिजिन की कहानी बताई जाती है। वेल, एंशिएंट टाइम्स में ड्रैगन्स, फिनिक्स और चिलिन्स के दरमियान एक बहुत खतरनाक जंग हुई थी और इस जंग ने प्रिमोर्डियल दुनिया को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। उस वक्त पांगु की रिमेन्स ने इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया और उसी पांगु की रिमेन्स को हेवनली वे का नाम दिया गया। उसी दिन से हेवनली वे इस दुनिया की सभी लिविंग बीइंग्स को रेस्ट्रिक्ट करता आया है। गाइस, पांगु सबसे पावरफुल सेंट था और उसी के ब्लड से विच क्लैन का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, उसके पॉइजनस फ्लेश ने शुरा क्लैन को जन्म दिया और उसी पांगु की रिमेनिंग इस दुनिया में हेवनली वे बनकर राज कर रहे हैं। इधर युन शाओ रेंडिंग से कह रही थी कि हेवनली वे का काम है दुनिया को प्रोटेक्ट करना, तो अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपने भी यूजिन किंगडम को बचाने के लिए हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन आप तो हमारे खिलाफ जाकर उल्टा काम कर रहे हो। ये सुनकर चांगशाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है वाह, मेरी बंदी तो कमाल के डायलॉग मारती है। इधर युन शाओ रेंडिंग से कहने लगी कि अब जमाना बदल चुका है। अगर हेवनली वे हमारी लिविंग बीइंग्स को मारने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। अगर हेवनली वे हमारी दुनिया की सभी लिविंग बीइंग्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है तो हम भी हेवनली वे को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। हम हेवनली वे की कोई मनमानी नहीं चलने देंगे। युन शाओ की इस बात से कोंगशुन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस था। इधर जाओ गोंगमिंग भी जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि बहुत बढ़िया, आज के बाद हमारा जाई टाओइज्म ही यूजिन किंगडम के हर एक मैटर को हैंडल करेगा। इधर चांगशाओ का लिटिल फॉर्म सोच रहा था कि ऑलरेडी चान टाओइज्म और हमारी ह्यूमन टाओइज्म की दुश्मनी है। अगर चान टाओइज्म जाई टाओइज्म से भी पंगे लेगा तो वहाँ से भी उनका क्रॉस हो सकता है। अब ऐसे में चान टाओइज्म एक साथ ही दोनों सेक्ट से दुश्मनी नहीं ले सकता, इसलिए अब तो रेंडिंग को पीछे हटना ही पड़ेगा। इधर रेंडिंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहता है ठीक है, अब इस यूजिन किंगडम का मैटर तुम संभालो, लेकिन आज यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में मैं मेरे चान टाओइज्म के हेवनली लॉर्ड को इन्फॉर्म करूंगा। शायद जल्दी तुम्हें उनसे मिलने आना पड़ सकता है, तो तुम लोग उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना। इधर डूशियन पिक के लोग सोच रहे थे कि रेंडिंग किसी की बात नहीं मान रहा था, लेकिन युन शाओ के आते ही वो चुप हो गया। युन शाओ तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकली। इधर रेंडिंग ने अपनी कॉफिन लैम्प से इन सभी लोगों को आजाद कर दिया था, जिससे उनकी सोल दोबारा से उनके बॉडी में वापस आ जाती है। इधर चांगशाओ सोचता है कि आगे चलकर गॉड की नेमलेस कैटास्ट्रोफी होने वाली है। उसमें चान और जाई टाओइज्म के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उसी कैटास्ट्रोफी में रेंडिंग अपनी किनकुन रूलर का यूज करते हुए जाओ गोंगमिंग को खत्म कर देगा। इधर रेंडिंग कोंगशुन के फेदर हटाकर अपने रूलर को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या होगा कि अगर ये रूलर ही रेंडिंग को ना मिले तो फिर वो जाओ गोंगमिंग को मार नहीं पाएगा। लेकिन मैं खुद होकर रेंडिंग से ये रूलर छीन नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो चान और ह्यूमन टाओइज्म की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चांगशाओ ने अपनी एक नई चाल खेलना शुरू कर दी। वो कहने लगा, मेरे प्यारे दोस्त कोंगशुन, प्लीज गुस्सा मत होइए। मैं सीनियर रेंडिंग के बिहाफ में आपसे माफी मांगता हूँ, तो प्लीज आप उनकी किनकुन रूलर उन्हें वापस कर दीजिए। ये सुनकर कोंगशुन थोड़ा सा शॉक हो गया। वो तुरंत ही अपनी माइंड पावर का यूज करके चांगशाओ से बात करने लगा। वो कह रहा था कि मुझे इस फालतू रूलर में कोई इंटरेस्ट नहीं, भला मैं उस पर कब्जा क्यों करूंगा। तो चांगशाओ तुरंत ही उन्हें उल्टे सीधे इशारे करने लगा। ये देखकर कोंगशुन को हंसी आ जाती है। वो कह रही थी कि ठीक है, महान सेंट जुयान के लिए एक बार मैं फिर से तुम्हारी मदद करूंगा। और अब कोंगशुन तुरंत ही उस रूलर को अपने कब्जे में लेकर वहाँ से जाने लगे। अपने वेपन को जाता हुआ देखकर रेंडिंग भी कोंगशुन का पीछा करने लगा, मगर तभी लिटिल चांगशाओ बीच में आकर उसका रास्ता रोकने लगता है। आपको कोंगशुन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम
हम सब डाओ फैमिली हैं, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो जानबूझकर रेंडिंग का रास्ता रोक रहा था, जो देखकर युनशाओ को काफी ज्यादा हंसी आने लगी। इधर जाओ गॉन्गमिंग के तारे वाह, यहाँ पर तो मजा आ रहा, क्यों ना मैं भी लिटिल डिसाइपल को ज्वाइन करूँ। इधर चांगशाओ रेंडिंग का रास्ता रोकते हुए कह रहा था कि या कॉन्गशुन का स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है, हम तो उसकी स्पीड का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। चांगशाओ की हरकतों से रेंडिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उतने में ही जाओ गॉन्गमिंग साइड से आकर उससे टकरा जाता है। वेल ये हमारे जाओ गॉन्गमिंग की पुरानी स्टाइल है, वो जानबूझकर लोगों के हाथों घायल होने का नाटक करता है और फिर वो उन पर ही ब्लेम करेगा कि बताओ तुमने मुझे हर्ट क्यों किया। तो इस तरह से चांगशाओ और जाओ गॉन्गमिंग ने मिलकर रेंडिंग को जकड़ लिया ताकि वो कॉन्गशुन से अपने रूलर हासिल ही ना कर पाए। वहीं पर लिटिल डिसाइपल की सारी हरकतें देखकर सीनियर शाओकिंग कहने लगे कि कोई भी बंदा ग्रेट कल्टीवेशन हासिल कर एक मास्टर नहीं बन सकता। ट्रू मास्टर बनने के लिए तो किसी और चीज की जरूरत है, जो कि हमारे डूशियन पिक के पास बिल्कुल नहीं। जिस पर शुयाना कहने लगी कि शायद हमारे डूशियन पिक के पास ज्यादा मैजिकल ट्रेजर नहीं, इसलिए हमारे पिक के ज्यादातर लोग ट्रू मास्टर्स नहीं बन सकते। जिस पर शाओकिंग कहते ना तुम बिल्कुल गलत हो। दरअसल एक ट्रू मास्टर में 3 खूबियाँ होती है। सबसे पहली है स्ट्रेटेजी, दूसरी है टैलेंट और तीसरी है कि उसे बदनामी का कोई डर नहीं लगता। ये तीनों चीजें हम कल्टीवेशन से कभी अचीव नहीं कर सकते। जरा उस लिटिल डिसाइपल और जाओ गॉन्गमिंग को देखो, उन दोनों ने बिना फाइट की ही रेंडिंग को रोक लिया है। इसे कहते हैं दिमाग। काश मेरे पास भी ऐसे ही टैलेंटेड डिसाइपल होते। ये सुनकर शुयाना चांगशाओ को घूरने लगी, क्योंकि वो जानती है कि ऐसी चुना लगाने वाली बातों में चांगशाओ ही सबका बाप है। इधर कॉन्गशुन आसमान का एक चक्कर काट के दोबारा से वापस आ गया था। वो कहने लगा कि शायद महान सेंट जुयान के डिसाइपल को ऐसा नहीं लगता कि मैं इस रूलर के लायक हूँ। ये सुनकर चांगशाओ तुरंत ही उनसे माफी मांगने लगा। वो कह रहा था ना सीनियर, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं। देखा जाए तो रेंडिंग ने ही आप पर पहले अटैक किया था और आपने उस पर काउंटर अटैक किया, वो भी इसलिए ताकि आपका अपमान न हो। और वैसे भी सीनियर रेंडिंग बहुत दिलदार है, वो अपने रूलर तोहफे के रूप में आपको देकर आपसे माफी मांगेंगे। ये सुनकर तो रेंडिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहने लगा मैंने ऐसा कब बोला, ओए बच्चे तू अपने दिल से बकवास मत कर। लेकिन जाओ गॉन्गमिंग उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था, उसने तो कस के रेंडिंग का पाव पकड़ा हुआ था। इधर चांगशाओ कहता है कि अगर रेंडिंग आपसे रूलर वापिस ले तो इसमें उनके चांटाओइज्म का अपमान हो जाएगा। इधर कॉन्गशुन कहता लिटिल डिसाइपल तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, वैसे भी ये रूलर किसी काम की नहीं थी, तो चलो एक काम करो तुम ही इसे रख लो। और इस तरह से चांगशाओ ने बड़ी ही चालाकी के साथ रेंडिंग के सामने ही उसका वेपन उससे छीन लिया, जो देखकर रेंडिंग को तो 440 वॉट्स का झटका लग गया था। अब चांगशाओ कहने लगा चलो इस तरह से कॉन्गशुन और रेंडिंग के दरमियान के झगड़े भी मिट चुके हैं, आज के बाद तुम दोनों बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं रहोगे। उसकी बातों से रेंडिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी अचानक से हेवन से सीधा कॉन्गशुन पर अटैक हो गया। कॉन्गशुन तो सीधा जाकर पैलेस के बाहर ही गिर जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। साथ ही पूरा की पूरा यूजिन किंगडम शेक होने लगा, क्योंकि वहाँ पर हेवनली वे पहुँच चुका था और अब उस हेवनली वे ने पूरे यूजिन किंगडम पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। शहर के आम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इनफैक्ट चांगशाओ भी इस खतरनाक पावर के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हेवनली वे पूरे किंगडम को तबाह कर देगा। तो उसने तुरंत ही अपनी फ्लूट बजाकर पूरे किंगडम के आसपास एक शील्ड बना ली, मगर हेवनली वे को एक भी सेकंड नहीं लगता चांगशाओ की शील्ड को ब्रेक करने में। तब युनशाओ, जाओ गॉन्गमिंग, चांगशाओ और कॉन्गशुन मिलकर हेवनली वे पर अटैक करने चले गए, मगर हेवनली वे भी कुछ कम नहीं था। उसने तुरंत ही अपने गोल्डन स्क्रिप्चर से इन सभी लोगों को जकड़ लिया। इनफैक्ट वहाँ पर जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद थे, हेवनली वे ने उन सभी को जकड़ लिया। उसी वक्त चांगशाओ को फील होता है कि उसकी बॉडी से मैजिकल पावर वैनिश होती जा रही है। तो कॉन्गशुन चांगशाओ को बताने लगा कि ये हेवनली वे के पावरफुल शैकल्स हैं। अगर कोई भी इमॉर्टल इसमें पूरी तरह से लॉक हो जाए तो उसकी सारी कल्टीवेशन चली जाएगी, वो महज एक मॉर्टल बनकर रह जाएगा। तब तक वहाँ पर सेंट टाइचिंग और महान सेंट जुयान भी पहुँच गए थे, मगर वो दूर से तमाशा देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो हेवन की पनिशमेंट है। अगर वो लोग इसमें इंटरफेयर करेंगे तो उन्हें भी अपनी पावर्स को लूज करना होगा। वहीं पर युनशाओ अपनी सोड के जरिए उसकी
उसके सीनियर से बात करती है। वो कहने लगी मास्टर शायद हेवनली वे हमें वार्निंग देना चाहता है। तो उसके सेंट ने तुरंत ही उसे रिस्पॉन्ड किया। वो कहने लगे कि हेवन के पैटर्न अब काफी ज्यादा कैओटिक बन चुके हैं। 1 या 2000 सालों में ही ग्रेट कैटास्ट्रोफी होने वाली है, तो तुम्हें और गॉन्गमिंग को इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। उतने में ही चांगशाओ देखता है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो चुका है। चांगशाओ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पर चान टाओइज्म के प्रिमोर्डियल हेवनली लॉर्ड आ चुके हैं। वो तुरंत ही अपनी पावर से रेंडिंग को हेवनली वे की गिरफ्त से आजाद कर देते हैं। रेंडिंग वहाँ से जाने से पहले चांगशाओ से कह रहा था कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, यूजिन किंगडम को कभी बचा नहीं पाओगे। अब रेंडिंग तो हेवनली वे के कहर से बच गया, मगर इन लोगों को कौन बचाएगा? और यही सबसे बड़ा सवाल था। जिसके बाद हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चांगशाओ का वाटर गॉड वाला फॉर्म जनरल मुगांग से पूछता है कि आखिर यूजिन किंगडम जैसे एक मॉर्टल नेशन ने ऐसा क्या किया जो कि हेवन खुद उन्हें पनिश करने आया है। हमें कुछ भी करके हेवनली वे को रोकना होगा, वरना तो यूजिन किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर मुगांग कहने लगी कि ना ही हेवनली कोर्ट और ना ही कोई सेंट हेवनली वे के रास्ते में जा सकता है। अगर उन्होंने कुछ भी इंटरफेयर किया तो वो सीधे हेवन के दुश्मन बन जाएगी। उन्हें बहुत ही जबरदस्त हेवनली पनिशमेंट मिलेगी। मगर चांगशाओ ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता, उसे कुछ भी करके यूजिन किंगडम को बचाना था। वो कहने लगा कि भले ही सेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, मगर ऐसा कोई तो जरूर होगा जो हेवनली वे को चैलेंज कर पाए। और तभी चांगशाओ को कुछ याद आया, इसलिए वो तुरंत ही जुगाड़ करने चला जाता है। इधर हेवनली वे ने यूजिन किंगडम को तबाह करना शुरू कर दिया था और अब वो सीधे यहाँ के राजा पर अपने थंडर से हमला कर देता है, जो देखकर क्वीन काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन तभी उनकी बहू सीधे जाकर उस थंडर के सामने खड़ी हो गई। इधर शुयाना देखती कि उसके फादर को बचाने के लिए उसकी भाभी ने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन वो हेवनली शक्ल के होते हुए इनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। और तभी कुछ अलग हो गया। हेवनली वे ने तुरंत ही अपने थंडर को वैनिश कर दिया था, यानी कि वो उस बंदी पर अटैक नहीं करता, जो देखकर तो चांगशाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर क्वीन अपने बहू को संभालने लगी। वो कहने लगी कि जियान तुम्हारी पेट में हमारे किंगडम का वारिस है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो यूजिन किंगडम का कोई भविष्य नहीं। इधर चांगशाओ भी समझ जाता है कि जियांग के पेट में ची पावर है, आगे चलकर उसका यही बच्चा शांग डायनेस्टी का फाउंडर बनेगा। शायद इसी वजह से हेवनली वे ने जियान पर अटैक नहीं किया, क्योंकि आगे चलकर यही बच्चा शांग डायनेस्टी को क्रिएट करेगा, यानी कि यूजिन किंगडम का राजा नहीं हो सकता। अगर हेवनली वे को ग्रेट ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहला उसे शांग डायनेस्टी को बनाना होगा। शांग डायनेस्टी को आगे चलकर क्रिएट करने के लिए यूजिन किंगडम को तबाह करना होगा, और इसी वजह से हेवनली वे इन लोगों के पीछे पड़ा है। हेवनली वे अपने एक मकसद को पूरा करने के लिए हजारों इनोसेंट्स की जान ले रहा है। क्या इस हेवनली वे को कोई भी रोक नहीं सकता? और तभी वहाँ की लाशों पर बैठे हुए परिंदे अचानक से घबराकर फ्लाई करने लगे, और अब हमें दिखाई जाती है एक विशाल आर्मी जो कि सीधा यूजिन किंगडम की तरफ आगे बढ़ रही थी। ये लोग हाइट में इतने ज्यादा बड़े थे कि ये सभी मॉर्टल उनके सामने चींटियों जैसे दिखने लगे। ये सभी लोग इस विशाल आर्मी को शॉक होकर देखने लगे कि आखिर ये है कौन? दरअसल ये है ह्यूमन डीमन सोल्जर्स। उनका लीडर अपने साथियों से कहता है कि चलो अब स्काई को ब्रेक करेंगे। ये सुनकर चांगशाओ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ह्यूमन डीमन सोल्जर्स का लीडर चांगशाओ को बता रहा था कि हेवनली वे के खिलाफ फाइट करने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें डीमन होकर भी डीमन के कम्प्लीटली अपोजिट पाथ का यूज करना होगा, और ये काम करने का जिक्र बस हमारे जैसे ह्यूमंस में है। हमने पहला भी हेवनली वे से पंगे लेकर उसे ब्रेक किया था, तो इस बार उसी कारनामे को दोहराने में हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से चांगशाओ ने बड़ी ही चालाकी के साथ हेवनली वे के सामने उसका दुश्मन खड़ा कर दिया, जो कि सदियों पहले भी उसे हरा चुका है। जो काम पावरफुल से पावरफुल सेंट भी नहीं कर पाएगा वो अब ह्यूमन करेंगे। और इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।